नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूँ आज की स्ट्रेट टॉक। तो जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ पहाड़ी राज्यों की बात ही क्यों की जाए, भारत के जो मैदानी राज्य हैं, जहां पर राजस्थान जैसा जो प्रदेश है, वहां पर भी भारी बारिश की तबाही और इसकी तस्वीरें जो हैं लोगों को सदमे के साथ साथ शौक में भी डाल रही हैं। और कुछ सवाल इसीलिए हम स्ट्रेट टॉक के जरिए अपने दर्शकों के सामने रखने की आज कोशिश करेंगे कि इन सवालों को भारत की सरकारें, भारत के जो लोग हैं, क्या वाकई गंभीरता से ले रहे हैं और समाधान की कोई कोशिश भी हो रही है कि लगातार अब इन तस्वीरों को देखकर लोग आदी भी हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोशिशें या फिर समाधान के प्रयास नज़र नहीं आते हैं। अपने दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि आप ज़रा एक नज़र अपने टीवी स्क्रीन पर गौर करिए कि हिमाचल प्रदेश हो या पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भारी तबाही और जिस तरीके से अलर्ट जारी करना पड़ रहा है प्रशासन को, भारी बारिश का अलर्ट है, भारत में जानलेवा साबित दिख रही है ये भारी बारिश। हिमाचल में आंकड़े की बात करें तो 310 लोगों की मौत बताई जा रही है। नुकसान 2450 करोड़ रुपए का ये नुकसान है। दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि 2023 में भी भयंकर तबाही की तस्वीरें दुनिया भर में देखी गई थी और इस पर लोगों ने जो है अपनी चिंताएं जताई थी। और एक चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश के हालात पर जताई है। उसके बावजूद धरातल पर, ज़मीन पर जो प्रयास हैं वो कैसे दिखते हैं। सीमित विकास परियोजनाएं, कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो तो तबाही का असर कम हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ सवाल उठ खड़ा होता है रोज़गार का। हिमाचल प्रदेश खास करके एक ऐसा प्रदेश जहां पर रोज़गार की बात की जाए तो इंडस्ट्री, उद्योग का यहाँ पर कहते हैं कि अभाव है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की अगर देखी जाए स्थिति तो वो ऐसी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शिमला के एक्स डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर, जो CPIM से भी हैं और लंबे समय से अर्बनाइजेशन के साथ साथ पर्यावरण संबंधित चिंताओं को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टिकेंद्र सर आपका स्ट्रेट टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले मैं शुरुआत आपके उस एक वीडियो से करना चाहूँगी जिसमें आपने कहा कि आपको शर्म आने लगी है कि आप क्या कहें हिमाचल प्रदेश के हालात के बारे में। ऊटी कॉन्फ्रेंस, ऐसा क्या हुआ जिसने आपको शर्मिंदा महसूस करने पर मजबूर किया? जी देखिए, वो एक किस्सा अभी हाल ही में नीलगिरीज कॉन्फ्रेंस, नीलगिरीज आप जानते हैं, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि वेस्टर्न घाट्स पे जी। और ऊटी में एक नीलगिरीज केव्स के नाम से डिस्कशन की। तो वहां पर नॉर्मली जब बाहर कहीं आप बोलने जाते हो तो आप अपने हिमालय के बारे में और ये सब बातें करते हो, लेकिन शर्म इसलिए मैं इसमें बात रखी कि वो पहली बार वहां पर ऐसा महसूस हो रहा था। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग आपसे सीखने आए हैं कि ना सीखना, मतलब कि विकास में जो हमने काम किया है हिमाचल में, हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम आपके तरह विनाश के रास्ते पे ना जाएं। तो मुझे अपने आप पे इसलिए शर्म आ रही थी कि हम मतलब कहाँ एक मतलब लीडिंग लाइट थे हिमालयन स्टेट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा केरला के बाद है। 1980 में हर घर में बिजली है। बहुत ज्यादा मेहनत सरकारों ने पहले की है अपना नेटवर्क, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो हम हमेशा उसकी बातें करके और हम लोग दुनिया को बताते थे कि देखो भाई, इतना गरीब राज्य से भी हम उठकर आए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि लोग ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये सीखना है कि आपसे ना सीखना है। मतलब कि कम से कम आपने जो वी हैव टू अनलर्न मेनी थिंग्स व्हाट यू डन। तो वो मतलब अपने आप में एक शर्मिंदगी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो हमारे लिए भी एक सबक है कि आने वाला जो समय हमें बिल्ड करना है, आने वाले 25 साल 30 साल हिमाचल के लिए और हमारे राज्य के लिए जी, उसमें क्या करने की जरूरत है ताकि हम लोग अपने लोगों को बचा सकें, अपने एसेट्स को बचा सकें और अपने पहाड़ों को बचा सकें। जी, लेकिन क्या किया जा सके? आप तो शिमला डेवलपमेंट 2041 इसका भी विरोध करते हैं, लेकिन इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है। तो फिर आपको लगता है कि ये जो तस्वीरें हम 2025 में देख रहे हैं, पहले भी मॉनसून के दौरान देखते रहे हैं, तो ये तस्वीरें अगर इसी तरह से डेवलपमेंट जारी रहा
तो और भयंकर स्थिति ले सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकारें जाग नहीं रही हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल कह सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अलग जो ऑर्डर है वो एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो प्रस्तुत करता है। जी जी ओके बात जी वो अपने आप में शायद एक नई विंडो खोल दे, एक नई विंडो निकल जाए और कुछ डिस्कशन शुरू हो जाए जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूरी जो दिशा है उसका परिवर्तन नहीं कर सकता है और इसमें 2-3 पहलू हैं जो समझने की जरूरत है। एक जो मैं वहां नीलगिरीज में भी कहा, उसी वीडियो में मैंने बात कही है कि हमें आप प्लीज कल्पेबिलिटी से मत देखिए, आप हमें ऐसे मत देखिए हिमालय के लोगों को। सुप्रीम कोर्ट से मतलब मैं ये कहूंगा नेहा जी के सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी सकारात्मक बात हुई है और एक नई विंडो खुली है। लेकिन बहुत ज्यादा रिलाय करना और ये समझना कि हम जो पूरी अपनी डेवलपमेंट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस विंडो से खोल देंगे, वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब इन्फेंटाइल डिसऑर्डर होगा, जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा भी बहुत हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, शायद ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे आपने बात कही कि हमें देखने की, और ये भी एक बात जो चाहे वो नीलगिरीज में हो या चाहे आप हिमालय से बाहर हो, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बहुत तुमने बर्बादी कर दी। एक्चुअली एक गलत है तरीका देखने का हिमाचल को और हिमालय के राज्यों को कि बहुत जो कल्पेबिलिटी से देखा जाना, कल्पेबिलिटी का मतलब कि दोष हमारे सिर पर मंडकर करना, ये सही नहीं है फॉर द सिंपल रीजन कि हमारा कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो जो पूरा क्लाइमेट चेंज। टिकेंद्र सर, फिर ये जो धड़ाधड़ रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स, इमारतें बन रही हैं जी। देखिए नेहा जी, आप आज अगर सारे रिजॉर्ट्स गिरा दें और 100% आप ट्री कवर और ग्रासलैंड कर दें, तब भी हम बचने वाले नहीं हैं हिमालय में। एक बात ये क्लैरिटी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि हिमालय जो है वो क्लाइमेट चेंज का हॉटस्पॉट बन चुका है। उसका मतलब ये है कि जो मैं पेरिस क्लाइमेट टॉक्स में खुद था और हम लोगों ने कहा कि 1.5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अब हिमालय पे अभी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से ऑलरेडी 1.8 से 1.9 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। सरल भाषा में अगर मैं आपके दर्शकों को समझाऊं तो 1 डिग्री चेंज का मतलब होता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जो इंसिडेंस है वो लगभग 25 से 30% बढ़ना। तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी ही 40-50% पहले के मुकाबले में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ने वाले हैं। ये हमारे को जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है वो बार बार समझा रहे हैं, जिसमें हिमालय के लोगों का जो 5 करोड़ लोग हैं हिमालय पे रहते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, नेग्लिजिबल है कंट्रीब्यूशन। तो मैंने एक आर्टिकल में, जो पिछले दिनों आर्टिकल छपा है, उसमें लिखा भी है कि 10 मेजर ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस दुनिया की, और जो सारी ग्लोबल नॉर्थ में बैठी हैं, यूएस में, कनाडा में और यूरोपियन मुल्कों में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिमालय को बर्बाद करने में वो हिमालय के लोगों से भी ज्यादा है। 40% जो इंक्रीज हुआ है कार्बन फुटप्रिंट में, और खासकर जिसका असर हिमालय पर हुआ है, वो पिछले 40 साल में हुआ है, और ये सिर्फ 25 से 30 ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं। तो जब तक हम इसको इन्वर्स नहीं करेंगे तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ का ऑर्डर है, हम हिमालय को नहीं प्रोटेक्ट कर सकेंगे। एक बात पहले बात समझी जानी चाहिए। फिर मैं आता हूं आपके जो रिजॉर्ट के क्वेश्चन को लेकर। तो इसलिए ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो मर्जी अब कर लो, आप डिजास्टर के टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं। एक बात ये है। अब दूसरी बात ये है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हिमालय की कल्पेबिलिटी नहीं है। 90 के बाद से एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बुना गया पूरे दुनिया में। अब पूरे दुनिया में 60-70 के दशक में आ गया, और हिंदुस्तान में हमने 90 के बाद से बनाया। और ये नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है, जो ये समझा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये कह रहा है कि आपको अपने राज्य के अंदर रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, हम अब सेंटर से आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। तो जनरेट करने के लिए क्या पुश किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को? हाइड्रो पावर बनाओ, आंखें बंद करके बनाओ। फिर आपकी जो बात आती है रिजॉर्ट बनाओ, आंखें बंद करके रिजॉर्ट बनाओ। 4 लेन करो, आंखें बंद करके 4 लेन करो, क्योंकि वहीं से तो आप जनरेट करोगे अपने रिसोर्सेज, जो पहले 90 के पहले से नहीं था। और जैसा मैंने पहले भी ये बात बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि हिमाचल ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता है डेवलपमेंट करना। नया जी, 1980 में हम 100% इलेक्ट्रिफाइड थे, बिना ये मैस। तो ये जो मैस लेवल पे टूरिज्म और मैस लेवल पे हाइड्रो पावर जनरेशन, ये हिमालय के लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के लिए है जो दिल्ली में बैठे हैं।
जिनको 24/7 बिजली चाहिए, कि वो बिजली हम उनको देते हैं। उनको डैम चाहिए ताकि उनको पानी मिले, वो पानी हम रेणुका डैम बनाकर उनको पानी हम देते हैं। लेकिन विनाश कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है। तो दूसरी बात यह है, एक ग्लोबल नॉर्थ पे कार्बन की जो आर्किटेक्चर है वो बदला जाना चाहिए, जो हम बार बार कॉप में कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो बदला जाना चाहिए। अब है तीसरी बात। अब इसी फ्रेमवर्क में जो तीसरी बात मुझे उसको फिर आप थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी जी। वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हिमालय के लोग कम से कम हमें वो बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, चाहे जितना मर्जी पुश हमारे ऊपर है, कि आपको जब मालूम है, जैसा हमारी कन्वेंशनल विजडम है कि जो घाट और शमशान घाट ये साथ साथ चलते हैं। उसका मतलब ये है कि नदी के आसपास आपको क्या मिलते थे? जहां पर आपके आटा पीसने की होता था चक्की, जो पानी वो भी बह जाती थी हर बरसात में, और वैसे ही शमशान घाट वहां पर होते थे, वो भी नए शमशान घाट बनाने पड़ते थे। अभी हमने वहां सेटलमेंट्स तैयार कर दी है, और इसी ब्लाइंड रेस में हम लोग क्योंकि मार्केट के साथ में जुड़ गए हैं, हम लोग जो रिवर बैंक्स हैं वो रिवर बैंक पे हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पुश कहीं और से साथ में आ रहा है। तो इसको लेकर जो हम नीलगिरीज में भी ये बात कर रहे थे, और अभी इसको और तेजी से बात करने की जरूरत है कि आपको दो चीजें बुनियादी है। जमीन के ऊपर क्या बनाना है वो तय होना चाहिए जमीन के नीचे, मतलब उसकी जियोलॉजिकल एस्पेक्ट और हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन आप ये करने के बावजूद भी नेहा जी बच जाएंगे हिमालय में, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हिमालय ऑलरेडी हॉटस्पॉट है वल्नरेबिलिटी का। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत बड़ी यहाँ पर चिंता हमारे दर्शकों के सामने रखी है कि अगर तमाम जो कोशिशें हैं ये अगर हिमाचल के लोग करें उसके बाद भी बचेंगे, इस पर आपने संशय जताया है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल को कहीं ना कहीं, हिमाचल के लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास परियोजनाएँ हैं उसके लिए कसूरवार ठहराया जा रहा है, चिंताएँ जताई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर इन चिंताओं का असर क्या नीति निर्धारकों पर पड़ रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ टिकैतर सिंह पंवर लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि पर्यावरण और अर्बनाइजेशन को लेकर अपनी एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समझ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से सर मैं आपका ब्रेक के बाद। और आपने एक बात कही थी कि हम तमाम चरणबद्ध, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल उस पर भी लेना चाहती हूँ कि कॉप में जिस तरीके से देश, सभी देश, अमेरिका समेत सभी विकसित देश चिंता तो जताते हैं, फिर फंड की भी बात होती है, लेकिन फिर उसका कुछ भी ठोस निकलकर सामने नहीं आता। और अब तो पूरी दुनिया जिस तरीके से, पूरी दुनिया के लीडर्स जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सभी विश्लेषकों के होने के बावजूद हिमाचल के लोगों के लिए कोई समाधान अभी अगले कुछ सालों में निकल पाना मुश्किल है। आप इस पर एक छोटी सी टिप्पणी जी। एकदम मुश्किल क्या, नामुमकिन है। जिस तरह की ट्रेजेक्टरी है वो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हम इसको कॉप में जीएसटी बोलते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेकिंग। तो अभी पिछली कॉप में हमने ग्लोबल स्टॉक टेकिंग की और हमने कहा कि जो हमने तय किया था उसके हम 20% पर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, खासकर जो विकसित मुल्कों का और इवन कुछ विकासशील मुल्कों का भी एक जो कंट्रीब्यूशन है, तो हम वहां पर अभी 20% तक नहीं पहुंच पाए। तो ये साफ नजर आ रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन ग्लोबल टिपिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी का हॉटस्पॉट ऑलरेडी बना हुआ है। कनाडा जैसा स्टेट जो है वो लैगर्ड स्टेट में की श्रेणी में आया है पिछले दिनों में भी, मतलब वो और पीछे गए हैं आगे बढ़ने की बजाय। तो ये तो साफ क्यों, क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था उस पर आधारित चलती है ना। आप जो मर्जी कह लो, आज भी फॉसिल फ्यूल जो है मेन ड्राइवर है पूरी दुनिया की मोबिलिटी का, सबसे बड़ा ड्राइवर वही है। तो इसलिए आप जितना मर्जी ईवी हिंदुस्तान में कर लो, 80%, 75% to 80% आज भी आप मतलब कोल बर्न करके ही आप, मतलब थर्मल प्लांट से ही आप ज्यादा उसको ले रहे हो। तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स वेब है, और जिस वेब में जो पहले साइंटिस्ट बोलते थे कि नहीं ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, अपने आप नेचर बैलेंस कर लेगी, अब सब मान रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब कि इंसान द्वारा रचित ही है। तो इसलिए आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसकी रिपोर्ट 6 आई थी और अभी 7 बैठ गया है, जो कि सिटीज पर ही है। कि दुनिया में अब 50% ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। हिंदुस्तान में एक दशक की बात है, यहाँ भी यही स्थिति होने वाली है। तो उसने ये कहा है कि 1996 के बाद से जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो डिजास्टर के साथ पैदा हुए। उन्होंने डिजास्टर जो है वो वंस इन 2 months देखा है, और नॉर्मल सीजन तो उन्होंने देखे ही नहीं है।
तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है, हिमालय के लोगों के लिए खासकर, कि हम कम से कम उस डिजास्टर को, जिससे वो डिजास्टर से में वल्नरेबिलिटी बढ़े और जिससे वो डिजास्टर एनहांस हो, कम से कम वो काम नहीं करनी चाहिए। फॉर हेवन सेक, जिसको हम कहते हैं कि आपको अब हाइड्रो पावर कंप्लीटली बंद कर देनी चाहिए यहाँ बनाना। और इसी तरह से आपको अब ये 4 लेन की जगह आपको ऑल्टरनेटिव मॉडल्स देखने पड़ेंगे, जो मोबिलिटी के मॉडल होंगे, क्योंकि 4 लेन आपके चलेंगे नहीं। नेहा जी, आप जानते हो अभी हमारा मनाली पहुंचना ही असंभव हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमें बॉर्डर पे मशीनरी ले जानी है, लेकिन बॉर्डर पे पहुंचने लायक तो पहले बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आज पूरा मनाली रोड हमारा तबाह हो चुका है। तो ये जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर सोच रहे थे कि आप मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से आप हिमालय में इस तरह से कर पाओगे, तो वो हिमालय ने आपको जवाब दे दिया है कि एक तो ये यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ये टिकेगा नहीं। तो हमें ये करने की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजिकली ऑल्टरनेटिव भाषा, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स बिल्ड करना बहुत जरूरी हो गई है यहाँ पर, ताकि लोग समझ सकें। और उसके साथ साथ मतलब आपको कुछ बेसिकली जैसे नो मीन्स नो है, वो तय करना जरूरी है। और हर काम जो है वो विज्ञान पर आधारित, मतलब जैसे मैंने कहा कि जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल बुनियाद पर ही आपको। और अब जैसे मैं केरला का आपको एक उदाहरण दूं, मैं वहाँ केरला अर्बन कमीशन का मेंबर हूँ। अभी 2 साल खत्म हो गए हैं, हमारे टर्म खत्म होने वाली है। हम लोग वो एक 12-13 सितंबर को कॉन्क्लेव करेंगे, उसमें रिलीज करेंगे। हमने हर पैच ऑफ लैंड केरला का मैप करके दे दिया है, क्योंकि वो भी हाईली वल्नरेबल जोन है, कोस्टल इरोजन भी है, और उनके वेस्टर्न घाट से वायनाड में स्लिप्स भी बहुत ज्यादा है। तो हमने उनको ये कह दिया है कि कहां पर आपकी डेवलपमेंट हो सकती है और कहां पर नहीं हो सकती है। ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जियो स्पेशल डेटा से भी और साथ में नीचे से भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो। तो ये करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हिमाचल में उस दिशा में चलना शुरू हुआ है। फिर मैं हिमाचल सरकार की उस नीति पर आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि जब शायद आप शिमला के डिप्टी मेयर थे तब ये शुरुआत हुई थी, अगर मुझे सही से याद है, ग्रीन टैक्स की वसूली हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वर्डिक्ट है इसमें ग्रीन टैक्स के मिसयूज़ की चिंता जताई है। आप भी इससे सहमत है कि ग्रीन टैक्स? जी ग्रीन टैक्स तो खैर अब वो जीएसटी के बाद टैक्स आप शब्दावली से ही गायब करना पड़ेगा। ग्रीन फीस के नाम से आप कुछ कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये ना, ग्रीन फीस भी किस लिए? अभी ग्रीन फीस तो मुझे लगता है कि टर्शरी हो गया, प्राइमरी ये हो गया है कि आपको कैरिंग कैपेसिटी की बात करनी अब जरूरी हो गई है कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी आप, हालांकि वो डबल एज्ड वेपन है, मतलब वो दोनों तरफ चल सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से हालात है, मान लीजिए इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप शिमला को अच्छी तरह से जानती हैं। शिमला की आबादी हमारी 2 लाख के आसपास है। आप अगर पर हाउस होल्ड उस हिसाब से देखें तो टूरिस्ट सीजन हम 70,000 गाड़ी मतलब आती है एक दिन में, 24 घंटे के अंदर। वो मेरा एसपी जो यहाँ पर, वो पागल हो जाते हैं, बोलते हैं हम क्या करेंगे 70,000 गाड़ी, मतलब यहाँ पर हम संभाल ही नहीं सकते। तो ये तो कैरिंग कैपेसिटी हमारे को डालनी बहुत जरूरी होगी, जैसे थोड़ा सा नीलगिरीज में भी शुरू हुआ है प्रोसेस। इनफैक्ट उसीलिए वहां बातचीत भी थी। तो इसी तरह से आप कहाँ बनाओगे, क्या बनाओगे, कब बनाओगे, सो व्हाट टू बिल्ड, वेयर टू बिल्ड, व्हेन टू बिल्ड, हाउ टू बिल्ड। जो डिजाइन है वो डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आज, अगर हमने अपनी वल्नरेबिलिटी को कम करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि उससे डिजास्टर कम होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन उससे डिजास्टर से कैटास्ट्रॉफ नहीं होगा। मतलब ये 2 अंतर है। मतलब आप इसको हिंदी में देख सकते हैं, मतलब क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये तो कैटास्ट्रॉफिक है, जिस तरह की आप इमेजेस देख रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं। तो कम से कम उस स्थिति में से आप बच सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इस तरह से बिल्ड करें। तो इसलिए ग्रीन फीस एक पहलू है, लेकिन ग्रीन फीस भी ग्रीन स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करने के लिए होनी चाहिए। मतलब किस तरह से हम अपनी वल्नरेबिलिटीज को कम कर सकें, और साथ में ग्रीन जॉब्स को जनरेट करने के लिए हो। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि टूरिज्म, हम क्यों नहीं ये कह सकते कि भाई शराब पीकर आप शराब लेकर आओ चंडीगढ़ से, और यहाँ पर आप आओ और शराब के भी बोतलें फेंक कर चले जाओ, और साथ में यहाँ पर वेस्ट डाल के भी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा के चले जाओ। मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है जब हमें बोलना पड़ेगा बॉस ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि हम 7 दिन के लिए टूरिज्म को लाएंगे, जिसमें 5 दिन के लिए आप आओ, एक दिन हम गाँव आइडेंटिफाई करेंगे, गाँव में भी रहो, उनका खाना भी खाओ, थोड़ा हमारे साथ सफाई अभियान में भी जुड़ो, और थोड़ा हमारे साथ ट्रैकिंग भी करो, थोड़ा पहाड़ को जानो, पहाड़ के साथ प्यार करो। मुझे लगता है हाई टाइम है जब हमें इस तरह से परिभाषित करना पड़ेगा कि हिमालय का टूरिज्म क्या होगा। ये जो आंखें बंद करके लाजपत नगर से आना, मतलब लाजपत नगर में भी रहता हूँ बीच बीच में जाकर, तो और लाजपत नगर ही शिमला में या हिमालय में ढूंढना,
ये तो सोच को बदलना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। आपको शिमला में तो शिमला के हिसाब से, तो लद्दाख में लद्दाख के हिसाब से। पब्लिक अवेयरनेस की भी आप इसमें एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस का भी, लेकिन वो बहुत छोटी कंट्रीब्यूशन, डेफिनेटली उनका एक रोल रहेगा, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ ज्यादा मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पर इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना और इस तरह से इसको इनेबल करना, ये बहुत जरूरी रहेगा, जिससे हम एक रेडिकल चेंज हिमालय में देख सकते हैं। और जिसके मैं देखता हूं कि अंश आने शुरू हो गए फॉर द सिंपल रीजन कि डिजास्टर हमें छोड़ेंगे नहीं, ये आए साल आने। आपने कहा 2023 में हम लोग 400 लोगों की मौतें हुई और करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 10-12,000। ऑलरेडी हम लोग 3-4 हजार करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, 300 डेथ्स हो चुकी हैं। तो मतलब ये बढ़ते ही जाना। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और चिंता जताई थी कि हिमाचल प्रदेश क्या हवा हो जाएगा, क्या अस्तित्व ही इसका ख़त्म हो जाएगा। इस सवाल को क्या जो टिकेंद्र जी ने सुझाया है, इस नीति को अपनाकर सरकारों की पॉलिटिक्स या राजनीति जो है अगर इस पर केंद्रित हो जाए तो क्या इस सवाल का समाधान या फिर कहीं ना कहीं इसकी चिंता जो है कम की जा सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, हमारे साथ टिकेंद्र सिंह पंवर लगातार जुड़े हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई थी, क्या जिन उपायों को आप हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं उन उपायों के तहत इस चिंता को कम किया जा सकता है? हिमाचल प्रदेश, समूचे प्रदेश का अस्तित्व, क्या इन उपायों पर इस अस्तित्व को थोड़ा सा मजबूती मिल सकती है या फिर इसकी चिंता कम हो सकती है? जी देखिए, अच्छी बात ये हुई जी सुप्रीम, लेकिन ये कहना कि पूरा नामो निशान मिट जाएगा, मुझे लगता है ये अच्छी बात है कॉमन पार्लेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लाखों करोड़ों साल जब से हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुई है, लाखों साल से हम कहेंगे, तो ये लैंडस्लाइड होना, मिट्टी बहना, ये कोई गलत बात, इसी से ही फर्टिलिटी ऑफ गैंजेटिक बेसिन है, मतलब इसी से ही उसके एलुवियल सॉइल्स मिलते हैं हमारे। लेकिन डिजास्टर कब होता है, और डिजास्टर की जो भाषा, और खासकर अब जब हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, कम से कम जब हमें पता है विज्ञान का, पहले लोगों को विज्ञान उनकी विजडम से आता था। बहुत नुकसान होने के बाद वो रियलाइज करते थे कि देखो भाई, नदी के नजदीक नहीं जाना, इसलिए घर थोड़ा सा नदी से ऊपर बनाना, ये उनकी कन्वेंशनल विजडम थी, लेकिन अच्छी थी विजडम। अभी हमने उस कन्वेंशनल विजडम को भी छोड़ दिया, विज्ञान को भी छोड़ दिया, और हम सिर्फ मार्केट के आधार पर कि जो आज, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म है हिमालय में, कि सब कुछ एक्सट्रैक्ट करो। गोरों ने हमें सिखाया यहाँ पर आकर, पहले हमारे पेड़ काट कर रेलवे बिछाई पूरे का पूरा, फिर रिच टॉप पे रहना सिखा दिया हमारे लोगों को, और फिर उसके बाद मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने इंजीनियरिंग स्किल्स तो दी, लेकिन हमने उसको और ज्यादा क्रूड फॉर्म में, खासकर पोस्ट 90s के बाद, कि हम हिमालय को सिर्फ इस बात से देखते हैं कि हम कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, मिनरल पोटेंशियल है, सीमेंट है, बस इसी से देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसकी फ्रेजिलिटी क्या है। तो इसलिए जरूरी ये है, और जैसा हमारे शायद सरकार ने भी जो एफिडेविट फाइल किया है कि उनको 5-6 महीने चाहिए, और वो अच्छी बात है कि एक एक्सपर्ट का ग्रुप बनाकर जो बात करे। जैसे केरला में हमारे एडवांटेज थी कि हम लोग फुल कमीशन थे, तो इसलिए हम लोगों ने उस कमीशन के माध्यम से रिकमेंडेशन दी है, जो केरला गवर्नमेंट ने अब कैबिनेट में ले जाकर उसको अप्रूव करने की तैयारी है। तो उसी तरह से हम समझते हैं कि इतना टाइम तो यहाँ शायद नहीं होगा, लेकिन अगर 5-6 महीने के लिए जो गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो एक बढ़िया टीम बन जाए, तो उस टीम में सब लोग मदद कर सकते हैं। वैसे तो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी एक हम लोगों ने कहा था कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, लेकिन अगर वो, क्योंकि उसमें क्या होगा, आम आदमी, आम नागरिक भी उसमें शामिल होकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बुनियादी ये है नेहा जी, कंप्लीट मैपिंग ऑफ हिमालय पर होनी चाहिए, कंप्लीट मैपिंग। और एक बार जब आपके उस कंप्लीट मैपिंग हो जाएगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से वल्नरेबल जोन्स है। कम से कम वल्नरेबल जोन्स में आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी एक्टिविटी, हैबिटेशन की, सेटलमेंट की, या दूसरी तरह से जो है उस तरह से वो ये मुझे लगता है हाई टाइम है जब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहते हैं मैपिंग की ज़रूरत है, लेकिन एक तरफ सरकार जो है जो अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन है
उसको लेकर अपनी परमिशन या फिर जो मंजूरी होती है, अप्रूवल है, वो नहीं देती है। लेकिन जब दूसरी तरफ मैं सरकारी इमारतों को देखती हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के घेरे में आते हैं। और आपने खुद कहा है कि शिमला स्थित हाई कोर्ट जो है, क्या 11 मंजिला उस बिल्डिंग की ज़रूरत थी? हाउ डू यू टेक इट? क्या ये डुअल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अब टाइम गया। अब डिजास्टर आपको सबक बार बार सिखा रहा है कि देखो भाई, तुम बहुत प्ले कर गए और मतलब उसके बावजूद भी आप 2 मंजिल भी रहेंगे नहीं तब भी बचेंगे, कोई गारंटी नहीं। पहले तो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। लेकिन आप 12 मंजिल हैं तो 100% जाएंगे, ये आप बिल्कुल साफ हो जाओगे। तो इसलिए अब ये समय बहुत ज्यादा है कि हम जो टूल्स ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उसको कंप्लीटली रीशेप कर दें। जैसा हम केरला में हमने सजेस्ट किया है कि आपकी 100% मैपिंग होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी और मतलब जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से। पत्थर की बनावट तय कर देगी आपको कि कितना आप बना सकते हो, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत काम करके ये आपको क्लैरिटी से बता सकते हैं आपको कि अगर स्टोन की अलग अलग फॉर्मेशन है। जैसे अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली देखेंगे, मैं आपको एक किस्से सुनाता हूँ, तो ये बड़ी बात नहीं है कि आपका चेन्नई और पर्थ ये बिल्कुल बगल में थे एक समय में, लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट से कहाँ आज आपका पर्थ चले गया ऑस्ट्रेलिया में, और जो आपका वेस्टर्न घाट्स है उसका ही पार्ट था आपका मेडागास्कर। तो ये वो कैसे बता रहे हैं हमारे जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट कि ये पत्थर की बनावट से वो बता सकते हैं। वैसे ही पत्थर की बनावट से, क्योंकि यंगेस्ट रेंज है माउंटेन हमारा हिमालय, वो इजीली बता हमें, अगर हम थोड़ा इसको स्कोप देंगे, स्पेस देंगे, और ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअल की बस की बात नहीं, वो गवर्नमेंट एजेंसीज को काम करने की जरूरत है, कंप्लीट मैपिंग ऑफ इस रीजन। तो हम अपनी कम से कम जो हॉटस्पॉट्स हैं हमारे वल्नरेबिलिटी के, उनको अब अगर हम मैप कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि देखो वहां से 4 लेन नहीं बन सकता, वहां से टनल नहीं बन सकती। पैसे देकर जियोलॉजिस्ट को खरीद के काम करना, वो मुझे लगता है वो टाइम अब खत्म है। वो जिस तरह वो EIA एक फ्लिमसी सी EIA देते थे, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हाइड्रो पावर की, और सारे हाइड्रो पावर बह रहे हैं अब, तो पूरा मक डंप करके रख दिया है। ये हाई टाइम है जब अब आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जी, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नीतियां, पॉलिसीज हिमाचल प्रदेश को वर्तमान हालात में और परिस्थितियों में लेकर आई हैं, क्या वापस जाने की ज़रूरत है? और अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है, तो फिर चाहे वो बिजली की ज़रूरत है, पीने का पानी है, हिमाचल के युवाओं का रोज़गार है, इन सभी पर एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा? जी देखिए, ये तो गलतफहमी ही है कि आपको इस पूरे प्रोसेस से बहुत रोजगार जनरेट हो रहे हैं। इससे कॉर्पोरेट कुछ रोजगार जनरेट हो रहे हैं, मैस ऑफ द पीपल के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। मैस ऑफ द पीपल के लिए तो आज भी बहुत बड़ा पलायन है। तो वो तो मुझे लगता है कि डिबेट बहुत पहले क्लिंच हो गई है कि ये सोचे हम कि बिग कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं। वो तो जॉब लॉस ग्रोथ इनफैक्ट ज्यादा है इसमें। कोई जिस हाईटेक मशीनरी से जो काम यहाँ पर होता है वो 1000 लोगों का काम पूरा खत्म कर देते हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि नेहा जी उस डिबेट की अब कोई प्रासंगिकता ही नहीं है कि मतलब आई थिंक हम अगर अपने एसेट बचा कर रखें, हम अपना टूरिज्म थोड़ा डेमोक्रेटिक फॉर्म में करें, और हम मतलब तो हमारे लिए बहुत रोजगार हिमाचल में आराम से लोगों को मिल सकते हैं। और हम जिस स्पेस में हैं, मतलब जिसको स्पेशल टेम्पोरल हम बोलते हैं, स्पेस और टाइम में है, मुझे लगता है हम हिमालय के USP जो उसका वातावरण है उसी हिसाब से अगर बिल्ड अप करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं कि हम खत्म कर सकते, लेकिन इससे बेटर पोजीशन हम डेफिनेटली जा सकते हैं। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि ये सब कुछ करके भी हम है कि आज 1.25 लाख करोड़ के डेट में है हिमाचल प्रदेश। उसी तरह से आप उत्तराखंड देख सकते हो, तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है जो हम लोग बहुत आगे बढ़ पाए। और ये बिग नेम, ब्रांड नेम को लेकर आना, इससे कोई बहुत ज्यादा विकास हो जाए तो ये मतलब ये I think this is a gone debate now. I don't think that this stands any value with the kind of carbon footprint that we increase, the kind of mobility that it enhances, और हमारा पूरा carrying capacity का जो क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना और कहाँ पर। बिल्कुल, तो वो उसके लिए थोड़ा साइंटिफिकली आपको करने की जरूरत है जी। और हमारे वैसे भी आपने जी देखें, एक मैं आपको एक और फिगर देता हूँ जो मैंने अभी इनफैक्ट इसमें सोचा था लिखने की, लेकिन आपने क्योंकि ट्रिगर कर दिया जी। अब हिमाचल के एंगल से इसको देखिए।
हमारा फर्टिलिटी रेट आज मतलब हमारी एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और बच्चे कम आ रहे हैं इकोसिस्टम में, ठीक है जी। और हम जो मेरे पास जो डेटा है कि 2021 में तो कोई सेंसस हुआ नहीं, 2001 और 2011 का अगर आप सेंसस देखेंगे या शायद अभी पिछले कुछ 10-12 साल का, जी। तो एनरोलमेंट कोई हमारे 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास नए बच्चों की एनरोलमेंट होती थी, अभी वो गिरकर 1 लाख होती है। तो हमारी तो पॉपुलेशन वैसे ही कम है, तो हम किसके लिए ज्यादा बिल्डिंग बनाएंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब मतलब जन्म दर में गिरावट आ गई है तो जी। हाँ हाँ, तो मतलब किसके लिए है? आप बिग कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए नहीं होता ना कि हाइड्रो पावर, उसमें हाइड्रो पावर आप लगा दो और ये बोल दो कि हम बॉर्डर स्टेट है तो जी कुछ भी अब तबाही नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है वो तबाही तो आप सामने देख ही रहे हैं कि किस तरह से हो रही है, तो वो छोड़ेंगे नहीं और वैसे ही वो क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें वैसे ही पीछा हमारा नहीं छोड़ेगी। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम, और सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सा रास्ता दिया है और उस रास्ते को देखते हैं कितना पुख्ता रूप से हम लोग आगे बिल्ड कर सकते हैं उस पे। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर इसी के साथ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट यहाँ पर निकल कर ये आया है कि जब जन्म दर में, बर्थ रेट में गिरावट देखी जा रही है, जो कि एक बड़ी गिरावट है, तो फिर जैसा टिकेंद्र जी कह रहे हैं कि फिर इस तरीके के डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें जनसंख्या के अनुपात पर भी ध्यान केंद्रित करके ही अपनी पॉलिसीज़ और इसके रीस्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ये कह सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ टिकेंद्र पवर जुड़े हुए हैं और लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं अपना कहर बरपा रही हैं, क्या इसका असर, इस तबाही का असर कम किया जा सकता है, या फिर NGT यानी कि जो पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उसको दरकिनार करना भारी पड़ रहा है और इसमें सुधार की अब बिल्कुल आवश्यकता आन पड़ी है। टिकेंद्र सर, मैं समझना चाहती हूँ कि आप बार बार कहते हैं कि पॉलिटिक्स को जो है अब इसे सेंटर में लाना होगा, लेकिन आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिक्स इसे इम्पोर्टेंस दे भी रही है? हालांकि ये सीधे सीधे नागरिकों की जान पर आफत की तरह दिख रही है। हम बहुत ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि अचानक से लैंडस्लाइड आता है, कहीं घर तबाह हो रहे हैं, कहीं कमर्शियल बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, कहीं सड़कें जो है ज़मींदोज़ हो जा रही हैं। मुआवजे की मांग सेंटर से भी होती है, लेकिन फिर वही खेल राजनीति यहाँ पर भी शुरू हो जाती है। लेकिन राजनीति करने वाले प्रदेश में भी क्या इस विपदा और इस आफत को लेकर अपनी पॉलिसी को रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म करते हुए देख रहे हैं? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगले 25 साल 30 साल के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा होने वाला है। और क्योंकि एक नई जनरेशन है, और जैसे मैंने कहा वो जनरेशन डिजास्टर के साथ जुड़ी हुई है। अभी रात को उनको ये सिखाना शुरू हो गया है कि आपको टॉर्च साथ रखनी चाहिए अपने सोते हुए, कब लाइट चले जाएगी, गैस सिलेंडर ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्लाइड आएगा तो आपके गैस से और आपके इफेक्ट हो जाएगा। आपको मोबाइल चार्ज हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि आप थोड़े समय तक आप, तो ये जिसको हम कहते हैं कि प्रिपेयर्डनेस, DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रिपेयर्डनेस जो है, ये प्रोसेस शुरू हो गया है जी। लेकिन ये प्रोसेस एक मतलब विक्टिम के एंड पर है। अब विक्टिम जब इसको पुश करेगा अपने पॉलिसी के लिए, तो इस पे पॉलिटिक्स होना स्वाभाविक है और थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ग्रुप्स, यंग लोग अपनी बात को जोर देकर अब कहना शुरू कर दिए हैं कि देखो वो सही है कि गलत अलग क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ जगह पर ये बात कहनी शुरू कर दी है कि अगर एनवायरनमेंट इकोसिस्टम बचेगा तो ज्यादा बचेंगे। लेकिन अभी बाय लार्ज जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या कोई भी और हो, अभी तक एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका ये है, हाइड्रो पावर बन रहा है तो वो जैसे नो मीन्स नो अलग मूवमेंट है, लेकिन वो क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन करो, जो सही बात है, आप कॉम्पनसेशन दो, जो सही बात है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी की अभी पॉलिटिक्स नहीं शुरू हुई है। मैंने किसी भी मूवमेंट में ये नहीं देखा कि ये सस्टेनेबल भी है। जैसे अभी लोहड़ी का है, बड़ा आंदोलन चल रहा है जो कि किसान सभा और सब लोग चला रहे हैं। पहले मैं भी किसान सभा का प्रेसिडेंट था, और इवन मेरे जमाने में भी जब मैं उसमें था, अभी तो मैं एक्टिव नहीं हूँ पॉलिटिक्स में उस तरह से, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जमाने में भी मेजर जो ड्राइवर था पॉलिटिक्स में वो यही था कि भाई आप बेसिकली कॉम्पनसेशन, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन,
सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम नहीं है अभी तक, और अभी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सिवाय कुछ एक जैसे किन्नौर में आप, लेकिन किन्नौर में आप देख रहे हैं वो पूरा कॉन्टिन्यूसली एक सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से वो आंदोलन जुड़ा हुआ है। तो वो टाइम लगेगा, और जैसा मुझे लगता है वो थोड़ा मेच्योरिटी का भी क्वेश्चन है, थोड़ा ग्रेजुएट जैसे हम होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट में भी हम कहते हैं कि हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल ग्रेजुएशन देन ग्रेजुएट हो रहा आगे, तो वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो समय आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उससे अपनी बात खत्म कर सकता हूँ कि लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो, और मैंने एक जगह वीडियो में पहले भी कहा है कि पिछला मैंने देखा था, तो लेबर पार्टी ने इंग्लैंड में ये कहा था कि जो कंपनी अगर ग्रीन, सो कॉल्ड ग्रीन, उनका जो भी मापदंड उन्होंने बनाए हैं, अगर उस लेवल पे नहीं उतरेगा, हम उनको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करने देंगे। इस तरह की पॉलिटिक्स हम अभी नहीं देख पाते हैं यहाँ पर। अभी ये मतलब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम जैसे एनएचआई है, मैं आपको गारंटी से बताऊं, अगर जिस तरह एनएचआई यहाँ काम कर रहा है ना, अगर ऐसा वेस्ट में या कहीं और काम कर रहा होता है कि सारे ऑफिसर्स आज जेल में होते, 100% जेल में होते, किसी हालत में नहीं बच सकते थे। लेकिन हमारे तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इनफैक्ट जब मंत्री ने थोड़ा आंखें दिखाई तो मंत्री के खिलाफ हमारे गडकरी जी मतलब पूरा सिर पैर लेकर चढ़ गए थे। जी जी। तो और वो मंत्री हमारे सही थे, मतलब एक तरह से पूरा घर जाना तबाही होना, लेकिन वो मंत्री भी क्या थे कि स्पॉन्टेनियसली एक उनके मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हुआ तो वो हो गया, लेकिन बाय लार्ज पॉलिसी पर अभी ये इस तरह से नहीं है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आप समझ सकते हैं। टिकेंद्र सर, आपने कहा जब मंत्री ने इनिशिएट लिया तो नितिन गडकरी को बुरा लग गया, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी की भी पॉलिटिक्स फिर प्रभावित हो सकती है क्या? इस एंगल से भी सरकार जो है अपनी जो चिंताएं हैं इसको और थोड़ा पुश कर सकती थी? जी, मैं कुछ मिस कर गया आपसे। मैं कह रही हूँ कि जब एनएचआई की बात आप करते हैं, और जिस तरीके से मैंने भी खुद देखा है कि 4 लेन्स बन तो रहे हैं, लेकिन ये कई सालों से बन रहे हैं और बार बार जो है वहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। और जब आपने कहा कि जब हिमाचल के मिनिस्टर इस पर चिंता जताते हैं, लेकिन सेंटर से जो है प्रेशर आ जाता है, लेकिन बात बीजेपी की मैं यहाँ पे इसलिए ला रही हूँ कि बीजेपी भी प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव है, तो क्या बीजेपी को ये उल्टा नहीं पड़ सकता है? और ऐसे में क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रेशर? मैं थोड़ा पार्टी में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूँ, बीजेपी इज कंप्लीटली वेडेड टू दिस एजेंडा। तो उसका तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बिग कॉर्पोरेट उसके साथ, और ये जो एक्सट्रैक्टिव कैपिटलिज्म है उसमें उनका आज तक उन्होंने कभी एक बात भी नहीं उठाई है, मतलब तो इसलिए उनसे उस लेवल पे बात करना ही फिजूल है, क्योंकि वो हिमालय को दूसरी तरह से देखते हैं। उनके लिए मतलब हिमालय कोई मायने नहीं रखते हैं, इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी। वो तो इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी को भी बोलते हैं कि बकवास एजेंडा है, इसका मतलब ही नहीं है सस्टेनेबिलिटी का। तो वो उल्टा पड़े कि नहीं पड़े वो बात अलग है, लेकिन इसको हम इतने छोटे नैरो लेंस से पॉलिटिकल से नहीं देखते। मैं लार्जर पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की बात कर रहा हूँ, जी, लार्जर पॉलिटिकल एजेंडा होना, ताकि जब हम बात करते हैं, अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैनिफेस्टो में कहते हैं देखो इतना रोजगार हम देंगे, इतने घर हम देंगे, हम ये राशन देंगे, हम ये बोले हम बिजली देंगे, हिमाचल प्रदेश में फ्री इलेक्ट्रिसिटी। वो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ फ्री मिलती है? वो तो अच्छी बात है, हमने और राज्य देना ही चाहिए मुफ्त बिजली। मतलब हम इतनी तबाही सह रहे तब भी नहीं देंगे तो शर्म की बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी देंगे, हम इंश्योर करेंगे कि आपके घर अगर वनरेबल है तो हम उसमें रिट्रोफिट करके देंगे, और अगर नहीं है तो हम उसको कहीं और डिस्प्लेस करके देंगे। ये अभी तक शुरू नहीं है। हम आपकी मैपिंग करके देंगे, हम आपकी, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी तक एजेंडा मुझे लगता है it will take some time to graduate, and I think it's already evolving, it's in the process. It will take some time because the disasters are not going to leave us. ये हमें छोड़ने वाले नहीं है। तो ये कम से कम बार-बार ऐसी चर्निंग को जिंदा रखेंगे। यानी अगले कुछ सालों तक हम इसी तरह की तस्वीरें देखेंगे। आप मान कर चलें, क्योंकि आप एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी के जोन में हैं, और दुनिया में कुछ आपको बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। जी, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को भी अपने अधिकारों को लेकर सरकार पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। और आप जैसे लोग लगातार लोगों के बीच में भी हैं और उन तमाम मंचों पर भी उपस्थित होते हैं जहां पर दुनिया भर की, बल्कि ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की चिंता नहीं है, दुनिया भर के लोगों की चिंता है, खास करके विकासशील देशों को और जो कि पिछड़े देश हैं उनके लिए भी बड़ी चिंता है, क्योंकि विकसित देशों के कथित रूप से जो कार्बन
उत्सर्जन है उसका विनाश जो है विकासशील देश और पिछड़े देश ज़्यादा भुगत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी टिकेंद्र सर आपका, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि क्या पर्यावरण या फिर जो प्राकृतिक आपदा है ये इस स्थिति में आ चुकी है जिसका त्वरित समाधान और त्वरित जो है बहुत ही आक्रामक स्तर पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकारें और ख़ास करके जो लीडर्स हैं वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोगों को मरने, कहा जा सकता है कि मरने की स्थिति में छोड़ा जा रहा है, विकास का हवाला दिया जा रहा है। क्या सोचना है आपका, हम तक लिखकर पहुँचाइए info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी अपने राय को, अपने विचार को शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।